नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो दोस्तों, अभी तक मैं जितने भी लेक्चर कंप्लीट कराया हूं हिंदी वर्णमाला के, उन सब में जो कुछ भी मैं आपको बताया हूं, ये एकमात्र लेक्चर ऐसा होगा जिसमें मैं संक्षेपण कर दिया हूं हिंदी वर्णमाला का कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चनों का समन्वय इस एक लेक्चर में किया गया है। जिसने अभी तक भी कोई वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार उन्हें देख सकता है। जिसको बेसिक नॉलेज है, वर्णमाला से संबंधित बेसिक जानकारी है, वो इस वीडियो के माध्यम से पूरी वर्णमाला को रिपीट कर सकता है, उसका रिवीजन कर सकता है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। और वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी हम। अगर आपसे कोई पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वो ध्वनि है। और अगर आपसे कोई पूछे, नोट डाउन कर लीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और आपसे कोई अगर आपसे कोई पूछे भाषा का सबसे छोटा अंग है तो वही आप बताएंगे क्या है, वर्ण है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वो होता है शब्द। और यदि कहे अगर आपसे पूछे कि भाषा भावार्थ के आधार पर, क्या शब्द जोड़ दे, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वो होता है वाक्य। अगर आपसे कोई पूछे भाषा का सबसे बड़ा अंग है, क्वेश्चन देखना, भाषा का सबसे बड़ा अंग है तो वो भी वाक्य है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं तो वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वर। और स्वर जो होता है, आपको बताया कि लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और वैसे कितने होते हैं, 11। कितने स्वर होते हैं, 11, ठीक है। 2 स्वर जो इसमें से बाहर कर दिए जाते हैं वो मैं आपको पहले बताया भी था, अब फिर बता रहा हूं। ये 2 स्वर हैं जिनको हिंदी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग स्वर में काउंट नहीं किया जाता। लेखन के आधार पर इन्हें काउंट होता है लेकिन वैसे काउंट नहीं होते। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर इन्हें वर्णमाला में स्वर के अंतर्गत नहीं गिनाया जाता। लेखन के आधार पर स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 13, वैसे स्वर कितने होते हैं, 11। अगर आपसे पूछे कि ये दोनों जो हैं स्वर, ये कहलाते हैं अयोगवाह। क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चनों का समन्वय चल रहा है, अयोगवाह। और अयोगवाह जो हिंदी में देन है वो देन है किशोरीदास वाजपेयी की। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किशोरीदास वाजपेयी। अयोगवाह किसकी देन है हिंदी में, ये है किशोरीदास वाजपेयी की, जिन्होंने एक नाटक की रचना की है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा नाटक की रचना इन्होंने की है, सुदामा नाटक इन्होंने रचना की है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये दोनों जो स्वर हैं, ये दोनों स्वर हैं, दोनों कहलाते हैं अयोगवाह। पीछे वीडियो में बताया हुआ, पीछे मैं बताया हूं लेकिन एक बार फिर आपको रिपीट करा रहा हूं, ठीक है। इन दोनों में जो मात्राएं गिनी जाती हैं, अगर मैं बात करता हूं मात्रा की, ध्यान दीजिएगा, स्वर कंप्लीट कर रहे हैं अभी हम लोग, मात्रा की बात करता हूं तो इन दोनों में 2-2 मात्राएं। जब हम छंद, एक टॉपिक हम हिंदी का कवर करते हैं छंद, तो छंद में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो चलता है वो यही चलता है कि हाँ, किस शब्द में कितनी मात्राएं हैं। मात्रा के अकॉर्डिंग हम छंद में कर पाएंगे कि कौन सा दोहा है, कौन सा सोठा है, जो भी चीजें उसमें होती हैं वो सारी जब डिफाइन कर पाएंगे जब हमको मात्राएं गिननी आसानी से आएंगी। तो इन दोनों में 2-2 मात्राएं होती हैं। जहां स्वर में 1 मात्रा होती है उससे इस तरीके से काउंट करते हैं, और जिस स्वर में 2 मात्राएं होती हैं उसे गुरु बोलते हैं और इस तरीके से काउंट करते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह ये होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, तो इन दोनों में कितनी मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अयोगवाह किसकी देन है, किशोरीदास वाजपेयी की देन है, जिन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है सुदामा, ठीक है। अभी स्वर की बात करते हैं तो स्वर का जो प्रतिनिधि करती है वो करती है मात्रा। जितने भी स्वर होते हैं स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। लेकिन मात्राएं अगर आप देखें तो मात्रा होती है 10। मात्रा कितनी होती है, 10। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, स्वर कितने होते हैं, 11, मात्राएं कितनी होती है, 10। कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, वो होता है ए। क्या होता है, ए को हम कहते हैं उदासीन स्वर। क्या कहते हैं, उदासीन स्वर। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उदासीन स्वर के नाम से किस स्वर को जाना जाता है,
तो आप सीधा जवाब देंगे उदासीन स्वर के नाम से ए को जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं कुल मात्राएं कितनी होती हैं 10 और जबकि स्वर कितने होते हैं 11। ठीक, काम खत्म। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जैसे कोई क्लास है या कोई टोली है जिसमें कोई लीडर होता है, या मैं कहूँ क्लास होता है, क्लास में कोई मॉनिटर होता है, उसी तरह मॉनिटर किसका प्रतिनिधित्व करता है क्लास का। इसी तरीके से जो स्वर है, स्वर का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी मात्रा करती है, क्या करती है, मात्राएं करती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो स्वर की कहानी खत्म होती है और जान लेते हैं। अगर आपसे स्वर में कोई कहे कि बताइए संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, अगर आपसे संयुक्त स्वर पूछेगा तो संयुक्त स्वर आप बताएंगे 4 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बताइए सजातीय स्वर की संख्या हिंदी में कितनी है, कौन से स्वर, सजातीय स्वर, तो सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है 3। पीछे वीडियो में बताया, केवल मुझे कंप्लीट कराना, रिपीट कराना। संयुक्त स्वर होते हैं 4, सजातीय स्वर होते हैं 3 और कुल हिंदी में स्वर कितने हो गए 11। लेखन के आधार पर कितने हो गए 13। स्वर की कहानी होगी खत्म। और स्वर अगर आपसे कोई कहेगा कि बताइए जीभ की आकृति के अनुसार या ओष्ठ की आकृति के अनुसार, ये एक नया प्रारूप है, या मुख की आकृति के अनुसार, तीनों अलग अलग लिख दिया हूं, जीभ, ओष्ठ और मुख, इनकी आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कीजिए। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ओष्ठ जीभ की आकृति के आधार पर होते हैं 3, मैं आपको बता चुका हूं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर होते हैं 2 और मुख की आकृति के आधार पर होते हैं 4। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा, जीभ की आकृति का आधार 3, ओष्ठ की पे 2 और मुख की आकृति का आधार कितने होते हैं 2। हमें करना रिवीजन, थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब बात करते हैं आगे। ठीक, आगे बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह अभी हम अयोगवाह पढ़ चुके थे, अयोगवाह अभी कंप्लीट किए थे। अयोगवाह हमारे क्या होते हैं, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, दोनों बाद वाले स्वर लेखन के आधार पे क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। हिंदी में किसकी देन है, किशोरीदास वाजपेयी की, जिन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है सुदामा। क्या नाम है, सुदामा। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। ये चारों चीज, चारों पांचों 6 जो भी लिखा हुआ है इनको देखिएगा, अनुस्वर, अनुनासिक, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुस्वर किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा, अनुस्वर या नासिकीय स्वर एक ही बात होती है। ठीक है, अनुस्वर किसे कहते हैं, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते वक्त हमारी जो प्राण वायु है वो नाक से निकले तो कहलाते हैं अनुस्वर। क्या कहलाते हैं, अगर नाक से निकले, प्राण वायु किससे निकले, नाक से। प्राण वायु निकलेगी किससे, प्राण वायु अगर निकलेगी नाक से तो कहलाएगा क्या, अनुस्वर। यदि निकलेगी नाक प्लस मुख से, नाक प्लस मुख से तो कहलाएगा अनुनासिक। क्लियर है ना, क्या कहलाएगा, अनुनासिक। अगर बात करूं सघोष की और बात करूं अघोष की, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें सघोष की अघोष की, जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमारे मुख के अंदर या गले के अंदर घर्षण या नाद ज्यादा होता है, गूंज या नाद ज्यादा होता है, तो कहलाते हैं सघोष। और इनकी संख्या हिंदी में होती है 31। सघोष वर्ण कितने हैं 31 और अघोष कितने हैं 13। कितने हैं 13। ठीक है, तो सघोष वर्णों की कितनी है 13, 31। और ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया गूंज प्लस नाद के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसका, अघोष की, अघोष कितने होते हैं 13। अब बात आती है अल्पप्राण और महाप्राण की, तो इनको डिलीट कर देता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं किसकी, अल्पप्राण और महाप्राण की। जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त, ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त प्राण वायु क्या हो, धीमी गति से निकले, कम समय में निकल जाए, वो कहलाते हैं अल्पप्राण। और जिसकी ज्यादा में निकले वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण। क्लियर है, तो अल्पप्राण की संख्या हिंदी में कितनी होती है 30 और महाप्राण की संख्या कितनी होती है 14। और सभी के सभी जो स्वर हैं वो क्या होते हैं, अल्पप्राण। 11 स्वर हैं, 11 क्या होते हैं, अल्पप्राण। और ये बात किसने कही थी, ये बात कही है कामता प्रसाद गुरु ने। किसने कही है, कामता प्रसाद गुरु ने, जिन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि। और हिंदी की प्रथम जो व्यवस्थित व्याकरण लिखी थी वो कामता प्रसाद गुरु ने ही लिखी है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। क्लियर होगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे चलते हैं। अल्पप्राण महाप्राण हमारे क्लियर होते हैं।
अब एक हमारा होता है ये स्वर जिसको हम बोलते हैं आगत स्वर। क्या बोलते हैं? आगत स्वर। इसको हम लोग बोलते हैं आगत स्वर। ये किस भाषा का है? ये है हमारा अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश भाषा का। इसको बोलते हैं आगत स्वर। अब देखिए हिंदी, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन जो भाषा मानी जाती है वो हमारी मानी जाती है संस्कृत। और संस्कृत अगर मैं बात करूं इंग्लिश, तो इंग्लिश तो बाद में आई है और हिंदी भी बाद में आई है। तो हिंदी में जो स्वर लिया गया है ये लिया गया इंग्लिश से। किससे लिया गया? इंग्लिश से। तो इसलिए इसको हम आगत स्वर, इंग्लिश से आया हिंदी में आगत स्वर, अब इंग्लिश से आया हिंदी में तो इसलिए इसको बोलते हैं मेहमान स्वर, और इंग्लिश से आया हिंदी में इसलिए हिंदी में क्या गया इसे ग्रहण, तो ग्रहणी स्वर। क्या बोलते हैं हम? ग्रहणी स्वर के नाम से जानते हैं, या विदेशी स्वर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। अगर दिखता है एग्जाम में क्या होता, पूछता चीजें वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चनों को क्या कर देता, वेरिएशन कर देता, अलग टाइप से पूछ लेता। तो कंफ्यूज नहीं होना है, केवल और केवल आगत स्वर, विदेशी स्वर, ग्रहणी स्वर, एक ही आंसर होगा हमारा ये। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं किसकी? प्लुप्त स्वर की। तो ध्यान दीजिएगा प्लुप्त स्वर में केवल यही ध्यान रखना है कि संस्कृत में प्लुप्त स्वर की संख्या होती है 9, और हिंदी में बात करूं तो हिंदी में प्लुप्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। क्लियर है? व्यंजन की बात करें तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, जो 25 होते हैं, मैंने लिखवाया था, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। दूसरे आपके होते हैं अंतः स्थित व्यंजन। कौन से होते हैं? अंतः स्थित व्यंजन। और तीसरा प्रकार इनका होता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, अंतः स्थित की संख्या 4, ये होते हैं, ट्रिपल से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। तो कुल मिला के व्यंजन कितने हो गए? 33। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि बताइए उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? 3 प्रकार के। अगर पूछे उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अब ध्यान दीजिएगा, जब बात 8 प्रकार की आई है, अगर आपसे कोई पूछे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कौन कौन सी चीजें 8 प्रकार की होती हैं, अक्सर पूछे जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या, उच्चारण के आधार पर हमारे व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रयोग या संरचना के आधार पर हमारी क्रिया भी 8 प्रकार की होती है। प्रयोग या संरचना के आधार पर हमारी क्रिया कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। और हिंदी में जो कारक होते हैं वो भी 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। एक हमारा जो होता है हिंदी में, मैंने बताया पाई चिन्ह। पाई चिन्ह ये होता है, इसके ऊपर खींची जाती है, वो कहलाती है शिरोमुखी रेखा। इसके इधर अगर कोई चिन्ह मिलता है, जैसे डे के इधर मिलता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कौन सा चिन्ह बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। इसके बाद में अगर नीचे है तो इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त चिन्ह बोलते हैं, या ताड़नजात चिन्ह बोलते हैं। मैं ये चीजें बता चुका हूं, ताड़नजात चिन्ह बोलते हैं, या इसी को फेंका हुआ चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह? फेंका हुआ चिन्ह। और हिंदी में इन व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, डे और डे। ठीक? क्लियर है? अगर यही चिन्ह यहाँ मिले तो इनको हम बोलते हैं नुक्ता व्यंजन। क्या बोलते हैं हम? नुक्ता व्यंजन। और नुक्ता व्यंजन जो हिंदी में देन है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है? जिन्होंने रचना किसकी की है? जिन्होंने रचना की है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना किसने लिखी है? राजा भोज का सपना किसने लिखी है? राजा भोज का सपना लिखी है किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। और ये विद्या गुरु किसके थे? ये विद्या गुरु थे किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या नाम था? गोपाल चंद्र गिरिधर दास। ठीक है? गिरिधर दास, जिन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक लिखा है जिसका नाम है नहुस। कौन सा नाटक लिखा है? नहुस। एक ध्यान दीजिएगा, अब कल से कंटिन्यू आपको 7 दिन में, हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन या 6 दिन आपको जीएस क्लास दी जाएगी, प्रतिदिन दी जाएगी। चीजें जुड़ रही हैं, शुरुआत है हमारी, हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है? अच्छा, तो ये चीजें क्लियर हुई। अभी एक चीज हो, एक क्वेश्चन अलग से बनता है कि निम्न में से कौन सा हिंदी का अमानक वर्ण है? तो ये अमानक वर्ण में आ जाता है।
मैंने कल भी बताया था आपको लेक्चर में और अब फिर बता रहा हूं। जैसे हमारा बनता है कै, इसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा बनता है क्या, इस तरीके से हम लोग बना देते हैं। ये कहलाता वैभव में देखा होगा। और ये जो है ये मराठी भाषा का वर्ण है। किसका है? मराठी भाषा का। अक्षर अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। ये ट, ढ, ये कैसे वर्ण कहलाते हैं? द, ये कैसे वर्ण है? गोल वर्ण है। कैसे वर्ण है? गोल वर्ण है। और मैंने आपको शुद्ध वर्तनी में प्रयोग कैसे किया जाता है, दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला मेरे हिसाब से समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलेंगे। एक रिदम में हम लोग पढ़ाई करेंगे। कल से आपको जीएस की क्लास प्रतिदिन होगी। धन्यवाद। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और कंटिन्यू जुड़ जाइएगा। अब हम थोड़ा रफ्तार पकड़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।